BDGM, ओके सर, लेट्स स्टार्ट। हेलो, आवाज आ रही है सबको मेरी ठीक ठाक? यस सर, आ रही है। ओके ओके, गिव मी अ बिट प्लीज, गिव मी अ बिट। जी सर। चलिए जनाब, हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम कहाँ पहुंचे थे? तो लेक्चर याद है कल का? कल का लेक्चर ये था कि हमने पढ़ा था सेल एंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद उन जो 12 डॉक्यूमेंट है वो कहाँ से लाया गया था, किन किन कंट्रीज में से लाया गया था। एज ए रिवीजन रिवाइज करने के लिए थोड़ा मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगा आप लोग से। प्लीज सब लोग अपनी माइक अनम्यूट करो और उसके आंसर दे दो। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ से बारो किया गया था? यूएस। वेरी गुड। फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर कहाँ से किया था? सेंटर 62 जो रहता है इंडिया में। कनाडा। हाँ, कनाडा, वेरी गुड, कनाडा से किया था। उसके बाद क्या इंडिया में क्या है? इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है या डबल सिटीजनशिप? ड्यूअल सिटीजनशिप और सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, वेरी गुड। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कहाँ से लाया था, या लॉ मेकिंग प्रोसीजर कहाँ से लाया था? यूके से। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद भी कुछ पढ़ा था हमने। चलो फिर स्टार्ट ही करते हैं। एज पर आर्टिकल जो 394 बाकी देखा, 395 देखा, और वर्ल्ड लार्जेस्ट लीगल डॉक्यूमेंट है आज के दौर में ये इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ बोलिए। अभी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सर, हाँ, इसमें प्रेजेंट में कितने आर्टिकल्स है? मोर देन 488 465 है। मोर देन 460 आर्टिकल्स है, ठीक है ना? मोर देन 460 एग्जैक्टली नहीं आता है क्वेश्चन पे, वहां आपको मोर देन, क्योंकि ये इस कॉन्स्टिट्यूशन में कल हमने पढ़ा, ये पार्टली रिजिड है, पार्टली फ्लेक्सिबल है। बहुत सारी अमेंडमेंट्स आती है जो मतलब एग्जैक्ट डाटा देना मुश्किल रहता है फिर सोर्सेस को, मतलब 1 साल के बाद एडिशन आता है बुक उसका। आई बात समझे? ऐसे नहीं पूछा जाता है। हाँ, इतना जरूर पूछा जाएगा, मोर देन 450 है, मोर देन 460 है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या 395 है। एक्चुअली आपको याद रखना है, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, कब हुआ एनफोर्स? 26 जनवरी 1949। वेरी गुड। तब एनफोर्स नहीं, वो अडॉप्ट हुआ 1950 में। 1950, हाँ, 26 नवंबर 1949 इट वाज अडॉप्टेड ऑन दैट डे। हाँ, और उस टाइम क्या हुआ था, कुछ प्रोविजंस आए थे, प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, प्रोविजन रिलेटिंग टू इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, ये आए थे उस वक्त एनफोर्स में। कब? 26 नवंबर 1949। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्लीज अपने माइक सब म्यूट करिए, लेट अस स्टार्ट। ओके, चलिए देखो क्या होता है। जो मैंने कल आपको बोला, इंडिया में फेडरेशन है, बट इट इज नॉट टू फेडरेशन। द वर्ड फेडरेशन इज नॉट मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे जो वर्ड फेडरेशन है ये मेंशन कहीं पे भी नहीं है। इसकी जगह क्या लिखा है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। याद रखिएगा, यहाँ से स्टार्ट कंसेप्ट हमारा, यूनियन ऑफ द स्टेट्स। ओके, यूनियन ऑफ द स्टेट्स क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं इंडिया की फेडरेशन ट्रू फेडरेशन नहीं है। क्यों नहीं है ट्रू फेडरेशन? फेडरेशन वो होती है जहां पे सेंटर और स्टेट्स को डिमार्केट किए होंगे पावर्स अलग अलग, इक्वली राइट होगा, स्टेट्स को इंडिपेंडेंसी है, स्टेट को सॉवरेनिटी है, स्टेट सेसिट कर सकती है यूनियन से जब भी वो चाहे। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो आगे देखेंगे, इंडिया इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, वो आगे देखेंगे। फिलहाल आप याद रखो, यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये मेंशन क्यों है यूनियन ऑफ स्टेट्स? बिकॉज यूनियन का मतलब हुआ इंडिया में इंटीग्रिटी है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था इंटीग्रल पार्ट, इंडिया में इंटीग्रिटी है।
मगर सेंटर का यहाँ पे ज्यादा फोर्स रहता है, सेंटर का ब्यास यहाँ पे ज्यादा रहता है। यानी कि वोट, अगर कहीं पे आपको एमसीक्यूज आएगा, वोट फेडरेशन इज मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, नो, देयर नो वेयर इज मेंशन्ड वोट फेडरेशन, ये वोट कहीं पे मेंशन नहीं है इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बदले क्या है, अगर आपको ऐसे आएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फेडरेशन, ट्रू फेडरेशन, यूनियन ऑफ स्टेट्स, नन ऑफ दे, वो आपको दिन है उठा के यूनियन ऑफ द स्टेट्स को टिक मारना है इसे। ओके, तो देखिए फिर क्या होता है, इसी यूनियन ऑफ स्टेट्स को बी आर अम्बेडकर ने बोला। बी आर अम्बेडकर कौन थे, प्लीज रिकॉल। chairman of drafting Father of committee, Constitution. Yeah. हाँ, father of Indian The constitution father of Constitution भी थे। ये as मैंने well as नहीं the पढ़ाया। chairman of the drafting हाँ, committee. मैंने जो पढ़ा है चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बस वही याद रखो आप। ओके, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर में इसने बोला जो इंडिया की यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब जो टर्म यूनियन ऑफ स्टेट है, ये क्या स्पेसिफाई करती है, ये दो चीजें स्पेसिफाई करती है। क्या क्या करती है, इसने बोला जैसे ट्रू फेडरेशन में होता है, एक एग्रीमेंट होती है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट इंडिपेंडेंट होती है, सॉवरेनिटी होती है स्टेट के ऊपर। लेकिन इसने बोला इंडियन यूनियन इज नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, ये जो इंडिया में स्टेट्स की यूनियन है, जो स्टेट्स एक साथ है, इसकी क्या है, ये एग्रीमेंट नहीं हुई है, देयर इज नो एग्रीमेंट। आई बात आप समझ गए, यानी इट इज नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेटस, ये एग्रीमेंट नहीं हुई है बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेटस, इसीलिए यहाँ पे प्रेफर किया गया है वर्ड यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेटस। और सेकंड बात क्या है, देखिए सेकंड बात क्या है, इट इज फेडरेशन ऑफ इट इज ओन, मतलब एक सेकंड, सॉरी मैं थोड़ा आगे गया, थोड़ा पीछे रहे तो वॉइस सिस्टम पे थोड़ा, इसीलिए देखिए। हाँ, दूसरी बात ये होती है यूनिट्स आर स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसेड, अगर ट्रू फेडरेशन होती तो यूनिट्स को राइट था कि वो सेसेड कर जाते। यहाँ पे देखिए अभी यूनिट्स हैव नो राइट टू सेसेड फ्रॉम द यूनियन, यूनियन से ये भाग नहीं जा सकती है, ये यूनिट्स या स्टेट्स, ठीक है, यूनिट्स आर स्टेट्स, देखो वहां पे है नो राइट टू सेसेड फ्रॉम द यूनियन, इसीलिए ये ट्रू फेडरेशन नहीं है। इसके बदले क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगर फेडरेशन होती तो वहां पे लाजमी ये दो एग्रीमेंट्स होने चाहिए थे, बट इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसीलिए ये दो एग्रीमेंट्स वहां पे नहीं हुई है। बी आर अम्बेडकर ने बोला कि टर्म इंडिकेट क्या करती है, इंडियन यूनियन इज नॉट एज एन एग्रीमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट्स, और उसके बाद यूनिट्स हैव नो राइट टू सेसेड फ्रॉम द यूनियन, यूनियन से ये भाग नहीं सकती है। उसका मतलब क्या है, यहाँ से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आ सकता है, इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनिट ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, दस इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब इंडिया या सेंटर या जो मतलब सेंटर है या इंडिया सेंट्रल यूनिट क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनिट, यानी कि ये जो इंडिया है इसकी यूनियन इनडिस्ट्रक्टेबल है, इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, इसको कोई डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकता है, बट इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, याद रखिएगा। क्यों डिस्ट्रक्टेबल स्टेटस, कोई बता सकता है मुझे, कोई बता सकता है मुझे, व्हाई डिस्ट्रक्टेबल स्टेटस? यहाँ डेमोक्रेसी है। नो, देखिए बात क्या है, डिस्ट्रक्टेबल मीन्स कि इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन का मतलब ये होता है कि यूनियन को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, बट डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स का मतलब कि यूनियन जब चाहे स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट कर सकती है, यानी स्टेट्स को एडिशन नई स्टेट बना सकती है, एक स्टेट को दो स्टेट्स बना सकती है, नई स्टेट को एडमिट कर सकती है, आई बात समझ में, इनका नाम चेंज कर सकती है, ये सारी अथॉरिटी किसको है, सेंटर को, यूनियन को। ओके, गॉट माई पॉइंट, इसीलिए इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, क्योंकि स्टेट इस यूनियन का नाम चेंज नहीं कर सकते, स्टेट इसकी लिमिट सेट नहीं कर सकते, बट डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स मतलब यूनियन स्टेट के ऊपर इनके स्टेट्स को रीनेम कर सकता है, अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्रीज कर सकता है, आर्टिकल 3 के तहत, एज पर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेमिंग रीनेमिंग अल्टरनेशन ऑफ द स्टेट्स, ये हक है यूनियन को। पॉइंट क्लियर है या फिर से समझाओ प्लीज? No sir, got it. गॉट क्लियर इट? है सर, क्लियर। ओके, चलिए फिर क्लियर करता हूँ मैं। एलेक, अब देखो क्या है यहाँ पे, तो चैट से प्लीज मैं पहले चेक करता हूँ क्या है। ओके,
चलिए देखो क्या होता है, इट इज फेडरेशन ऑफ इट इज ओन, यानी कि इंडिया की जो फेडरेशन है, मैंने पहले ही बोला, इट इज फेडरेशन ऑफ इट इज ओन, यानी अपने आप में ही ये फेडरेशन है। हालांकि हालांकि फेडरेशन का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, किस हिसाब से नहीं है, ट्रू फेडरेशन का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, बट फेडरेशन ऑफ इट इज ओन, यानी कि अपने हिसाब से ये फेडरेशन है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर और स्टेट के दरमियान डिमार्केट है पावर्स, सेंटर लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा, तीन लिस्ट जो थी, सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। सेंटर को अपनी लिस्ट पे कुछ अपने आइटम्स है उन पे लाज बना सकती है, जैसे डिफेंस है, स्टेट को अपने हिसाब से लाज बनाने हैं अपने आइटम्स पे, और कंकरेंट में जहां दोनों को हक है कि वो लाज बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे इट इज फेडरेशन ऑफ इट इज ओन, और इस टर्म को क्या बोला, अलेक्जेंड्रोविच ने बोला स्यू जेनेरिस। क्या बोला, स्यू जेनेरिस। देखो स्यू जेनेरिस का मतलब क्या होता है, स्यू जेनेरिस का मतलब भी होता है फेडरेशन ऑफ इट इज ओन। एमसीक्यूज आ सकता है, अलेक्जेंड्रोविच गेव द टर्म स्यू जेनेरिस व्हिच मीन्स फेडरेशन ऑफ इट इज ओन, यानी मैं समझा रहा हूं आपको फेडरेशन का कंसेप्ट क्या है। पहले आपको याद रखना है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन का कंसेप्ट कहीं पे नहीं है, बल्कि उस जगह यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है। क्यों यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो बी आर अम्बेडकर ने कहा हमें कि यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड द सोवरेन स्टेट्स। और सेकंड चीज ये है कि स्टेट्स यहाँ सेंटर को सिसेड नहीं कर सकती है, सेंटर से सिसेड नहीं हो सकती है। ओके, यानी इसका मतलब निकला हमें कि इंडिया इज डिस्ट्रक्टेबल यूनियन, डिस्ट्रक्टेबल, इट कैन डिस्ट्रॉय, स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सॉरी, इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, यानी इसको कोई डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है। ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेटस, स्टेटस को डिस्ट्रक्ट कर सकते, स्टेटस डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, दे आर डिस्ट्रक्टेबल, यूनियन इनको डिस्ट्रक्ट कर सकता है। कैसे, कभी स्टेट को अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्री करेगा, कभी नेम करेगा, रीनेम करेगा, जब चाहे इसकी मर्जी है। उसके बाद हमने देखा कि ये फेडरेशन ऑफ इट इज ओन है। अलेक्जेंड्रोविच ने इस फेडरेशन ऑफ इट इज ओन को टर्म दिया स्यू जेनेरिस। याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या टर्म दिया अलेक्जेंड्रोविच ने, स्यू जेनेरिस। ओके, फिर देखिए प्रोफेसर के.सी. वेयर, इसने क्या बोला, इसने बोला इंडिया की जो फेडरेशन है ये काजी फेडरल है। काजी फेडरल मीन्स सेमी फेडरल। बात समझ आई, क्यों सेमी फेडरल, क्योंकि कल हमने पढ़ा कि इंडिया में क्या होता है, फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर, जो कनाडा से लाया था। फेडरेशन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, जब यहाँ बिल्कुल नॉर्मल हालात होते हैं तो फेडरल होता है, मतलब स्टेट अपने लाज पे, अपने एटम्स पे लाज बनाती है और सेंटर अपने लाज पे, कोई किसी के इंक्रोचमेंट नहीं करता है। आई बात समझ में आपको। लेकिन यूनिटरी मतलब यूनियन के पास सारे पावर चले जाते हैं, कब, जब इमरजेंसी लग जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। सारे जो प्लीज, किसी को कोई क्योर है? नो सर, नो सर। ओके, अपनी माइक म्यूट कीजिएगा फिर प्लीज। प्रोफेसर के.सी. वेयर ने इसको बोला काजी फेडरल मीन्स नॉर्मल, काजी मीन्स सिमी। उसका मतलब कभी कभार ये नॉर्मल रहती है, कभी कभार यूनिटरी रहती है। यूनिटरी मीन्स जब यूनियन के पास पावर जाते हैं। कब नॉर्मल रहती है, नॉर्मल तब रहती है, कब फेडरेशन फेडरल रहती है, जब नॉर्मल कंडीशन, जब हालात यहाँ पे नॉर्मल रहते हैं। यूनिटरी कब रहती है, प्रेसिडेंट रूल कब लागू होता है, जब इमरजेंसी लगती है। आई बात समझ में आपको, at the time of emergency. ओके। Yes, sir. चलो फिर आगे जाते हैं। देखिए अभी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस हुई, कल के टॉपिक मैंने थोड़ा बता दिया था, लेकिन आज देखो अच्छे से। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस हुई तब मैंने आपको बोला व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस देयर वर 562 स्टेट्स प्लस जूनागढ़, जम्मू कश्मीर एंड हैदराबाद, ये 3 स्टेट्स भी इसमें ऐड थे। और इनको ग्रुपिंग किया। ग्रुप किस हिसाब से किया, कोई यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थी, देखो ग्रुप ए, बी और सी, डी में रखा, 4 ग्रुप्स बनाए। ग्रुप ए में वो चीजें रखी, वो स्टेटस रखी जो गवर्नर प्रोविंसेस थी। अब इतना डिटेल पे हमें पढ़ना नहीं है कौन सी थी क्या थी, आप याद रखो 4 ग्रुप्स थे। ए ग्रुप था गवर्नर प्रिंसेस का। कभी पूछा जाता है ग्रुप बी में कौन सी स्टेटस रखी थी, प्रिंसली स्टेटस। शाबाश, प्रिंसली स्टेटस से कुछ याद आया आप लोगों को? हाँ, यस सर। क्योंकि नॉमिनेट कर रहे थे अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अपने बंधु को। 73 को पहले किया, उसके बाद कितनों को किया, 70 मेंबर्स को नॉमिनेट। चलिए फिर देखिए, उसके बाद ग्रुप सी में चीफ कमिश्नर स्टेटस रखे थे। और ग्रुप डी में कौन सी थी, इट वाज ए सॉलिटरी
स्टेट ऑफ अंडमान एंड निकोबार। 4 ग्रुप किए जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई। 562 स्टेट्स पूरा जूनागढ़, जेके एंड हैदराबाद ये भी ऐड हुए हैं इंडिया में बाद में, लेकिन उतना हमें डिटेल पे नहीं जाना है, सिर्फ जेके का मैं थोड़ा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। गवर्नर प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स ग्रुप बी में, एक बार मैंने देखा है एमसीक्यू में कि बोल रहे थे, वहां पे लिखा था ग्रुप बी में कौन से स्टेटस रखे थे, गवर्नर प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेटस, चीफ कमिश्नर स्टेटस या इट वाज सॉलिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। इसमें डायरेक्ट आपको लिखना है प्रिंसली स्टेटस जब बी आएगा, जब ए आएगा तो गवर्नर प्रोविंसेस। ओके, चलो फिर आगे चल रही है। देखो क्या होता है फिर यहाँ पे सर ये किस बेसिस पे ग्रुप्स बनाए गए थे? ग्रुप्स ऑन द बेसिस, मतलब क्या, किस ग्रुप पे, किस बेस पे? मतलब ये 4 ग्रुप्स आपने देखिए, बोले हाँ, किस बिल्कुल। बेसिस पे बनाए गए देखो, थे? जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई उस वक्त बेस क्या थी, मतलब इंडिया प्रिंस, कोई स्टेटस प्रिंस स्टेटस थी, आई बात आपको समझ, मतलब वहां पे प्रिंसेस थे तो उनको प्रिंस स्टेटस का नाम दिया। कोई गवर्नर इनको एडमिनिस्टर करता, गवर्नर प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर प्रोविंस स्टेटस, जिस हिसाब से वो गवर्नर हो रहे थे। आई बात आप समझ को? ओके, ओके चलिए सर। चलिए फिर आगे। देखिए यहाँ पे बाकी जूनागढ़ का नहीं बोलूँ, हैदराबाद का नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ना नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे जेके का ही निकाला है स्पेशली। क्यों निकाला है? क्योंकि जेके हमें पढ़ना है, जनरल स्टडीज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेके। हो सकता है ये क्वेश्चन मत ना कभी पूछा जाएगा। ऑन 30th of October 1956 जेके बिकेम 15 स्टेट ऑफ इंडिया। आप बोलोगे 30 अक्टूबर क्यों? क्योंकि इंडिया की एक्सेशन तो 1946 अक्टूबर में हुई थी, 47, लेकिन बात ये है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में हुआ, तब इन्होंने जेके को 15वीं स्टेट, 15 स्टेट रखा इंडिया की। ओके, क्लियर? हालांकि इतना आपको डीप नहीं, बस सिर्फ याद रखो कि जेके बिकेम द 15 स्टेट ऑफ इंडिया। जब इंडिया के साथ जेके आई तो ये 15 स्टेट रखा गया जम्मू कश्मीर को। यहाँ से अब इम्पॉर्टेंट, हालांकि ये पहला उतना मतलब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी पॉलिटी के हिसाब से इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फेडरेशन का कंसेप्ट सीखना सेंटर स्टेट रिलेशन में बहुत जरूरत आता है, लेकिन जो हमारा सिलेबस में है, दिस इज द मेन पार्ट, पार्ट थर्ड, ये सबसे इलाबोरेटिव पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट थर्ड को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। प्लीज अब आगे ध्यान से सुनिएगा। टाइम 10:36 अभी टाइम है। ओके, चलिए मैं पहले चेक करता हूँ कोई मतलब और ऐड आया है। रिमोट कंट्रोल, ओके, ओके, चलिए अब कोई नहीं पार्टिसिपेंट। पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स, चलिए यहाँ से स्टार्ट है। पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट थर्ड याद रखिएगा, एमसीक्यू आ सकता है, फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में है? इंडिया के पार्ट थर्ड में है। कितने पार्ट से? शाबाश, वेरी गुड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट से? 25 प्लस प्रेम्बल, 25 प्लस प्रेम्बल। ओके, तो चलो इस पे पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से 32 तक हमें 35 तक हमें पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट मैं ट्राई कर लूंगा कि सारे मुझसे पढ़ा, मतलब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर टाइम नहीं मिला तो इंपॉर्टेंट मैं आपको डेफिनेट पढ़ा लूंगा, उनको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बाकी को मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। देखो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? राइट्स हम दूर से ही जानते हैं कि ये अपना हक कुछ है। हक मतलब हम एक स्टेट में रहते हैं, या मतलब स्टेट कंट्री को ही पॉलिटी में बोला जाता है। हम एक स्टेट में रहते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट लॉज बनाती है जो लोगों के ऊपर इम्पोज हो जाते हैं। क्लियर है ना? यहाँ तक समझ आएगा आपको अच्छे से कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर लॉज बनाती है और हमें उन लॉज को अवॉइड करना होता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क ने कुछ राइट्स रखे हैं, यानी स्टेट को, ये नेगेटिव कनोटेशन है, नेगेटिव मीन डिनाई करती है स्टेट इसको, भाई इनके भी कुछ अपने हुकूक है, सिटीजन के कुछ अपने राइट्स है, आप इनको इनक्रोच नहीं कर सकते हो, इनको छीन नहीं सकते हो। और वो राइट्स है हमारे फ्रॉम 12 to 35, आर्टिकल 12 to 35 पढ़ना है, हर एक आर्टिकल पढ़ेंगे। देखो
इसका मतलब होता है इट गारंटीज टू ईच सिटीजन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्टेट, मतलब स्टेट एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती अपने सिटीजन को। क्यों नहीं कर सकती है? बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आगे देखो कितनी सारी इंपॉर्टेंस है फंडामेंटल राइट्स की, सारे मैंने नीचे नोट डाउन किए हैं। चलिए देखिए, ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये यूनिक फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब ये बहुत पहले भी हुआ करता था। उसके बाद डिमांड्स पड़ेंगी। हाँ देखिए, ओके देखिए, नो यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन? फंडामेंटल राइट्स, मतलब इंडिया के ही ये नहीं थे। इसको कहां से किया था शाबाश? बारो कहां से किया था फंडामेंटल राइट्स को हमने? यूएसए। यूएसए, बिल्कुल। उसका मतलब इंडिया में ही नहीं था इसका यूनिक फीचर, बहुत सारे कंट्रीज पे ये था। कल मुझे किसी ने बोला था, शायद मुझे याद है कि कहाँ से आया था, मुझे अंदाजा है शायद फ्रेंच पे था, 1789 के आसपास शायद फ्रेंच में ये कंसेप्ट डेवलप हुआ था फंडामेंटल। चलो उतना नहीं है, हमें इंडियन फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं हमें। और माइलस्टोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आया? इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ 1215। कब? जब किंग अगस्टस और किंग जॉन ने एक चार्टर साइन किया था, तब माइलस्टोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 बोलते हैं। इन इंडिया, देखो इंडिया में क्या होता है, फंडामेंटल आपको पता है बहुत सारी डिमांड्स हुई। मैंने फर्स्ट लेक्चर से ही बोलते आ रहा हूँ आपको कि ब्रिटिशर्स के लाश इतने सप्रेसिव थे कि इंडिया ने अब इंडिपेंडेंस की बात दूर, तो अब बोल रहे थे हमें कुछ राइट्स दे दो, अपने राइट्स दे दो, जिससे हम खुद अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हैं। तो फर्स्ट डिमांड फंडामेंटल राइट्स की, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड किसने की है शाबाश? गांधी जी 1922। ओके, लेकिन फंडामेंटल राइट्स की डिमांड सबसे पहले लोकमान्य तिलक ने की। कहाँ की? जब उसने एक बिल इंट्रोड्यूस की काउंसिल में 1895 में। सर किसने की? लोकमान्य तिलक। ओके सर, मैं ओके, कब की? Yes, sir. 1895 में। देखिए, उसने बिल एक इंट्रोड्यूस की, उसका नाम था स्वराज बिल। यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड बिल स्वराज, क्लियर है? स्क्रीन विजिबल आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके ओके, थोड़ा लेट हो रहा है फंक्शन इसलिए उसके लिए सॉरी। इंट्रोड्यूस्ड स्वराज Okay, sir, बिल, don't worry. लोकमान्य तिलक ने एक बिल इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था स्वराज बिल इन द काउंसिल 1895 में। उसने क्या किया? ही डिमांडेड सर्टेन बेसिक राइट्स फॉर इंडिया। उसने बोला कि कुछ इंडिया के लिए, यानी राइट्स की डिमांड की, इंडिया के कुछ सर्टेन बेसिक राइट्स, जिसको बाद में फंडामेंटल राइट्स कहा गया, बेसिक राइट्स दीजिए, ठीक है ना? तो उसके बाद गांधी जी ने शाबाश क्या डिमांड किया? कोई बता सकता है मुझे? Constitution for the India. Constitution for the India. Who will frame that constitution? Who was going to frame that constitution? Constitution. Assembly. गांधी जी ने क्या डिमांड की? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, फ्रेम कौन करेगा उस कॉन्स्टिट्यूशन को? गांधी जी ने क्या बोला? Constitution. नो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एम.एन. रॉय ने कंसेप्ट दिया 1934 में। गांधी जी ने क्या कंसेप्ट दिया था? देयर शैल बी ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया टू बी फ्रेम्ड बाय इंडियंस फॉर इंडिया। इंडिया के लोग इंडिया के लोगों के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ये गांधी जी की डिमांड थी। ओके, कंसेप्ट भूलो मत, कंसेप्ट डेवलप हो रहा है आप लोगों का, आगे बढ़ते जाओ। उसके बाद क्या हुआ? गांधी जी डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट्स फॉर इंडिया 1922 में। जब कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की, तब राइट्स की भी डिमांड की थी 1922 में। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ठीक है, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट जो 10 अगस्त को पास हुई, 10 अगस्त 1928। इसने क्या डिमांड किया? इसने 19 फंडामेंटल राइट्स डिमांड किए। मैं आपको बोल रहा हूँ अभी इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई नहीं थी। डिमांड यानी फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट कैसे डेवलप होते आ गया इंडिया में? लोकमान्य तिलक, उसके बाद गांधी जी, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने सबमिट नहीं की, मोतीलाल नेहरू ने सबमिट किया था। और मोतीलाल नेहरू ने 19 फंडामेंटल राइट्स बोले। कितने बोले? 19 फंडामेंटल राइट्स कि इंडिया को 19 फंडामेंटल राइट्स दीजिएगा। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, ब्रिटिशर्स ने फिर भी नहीं माने। क्यों मानते? अब तक वर्ल्ड वार चली ही नहीं थी, वर्ल्ड वार सेकंड तो अभी चली नहीं थी, इसलिए ब्रिटिशर्स को कोई असर नहीं हो रहा था इन डिमांड्स का। कब हुआ असर? शाबाश, वेरी गुड, कोई बोल सकता है? 1940. 1940। व्हाई? 1939. बिकॉज वर्ल्ड वार सेकंड। 1939 में. सेशन ठीक जा रहा है, समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, फिर देखिए क्या हुआ। ऑन 29 मार्च 1931
सेशन हुआ इससे पहले 1929 सेशन हुआ था, लाहौर सेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने वो पूर्णा स्वराज की रेजोल्यूशन पास की थी। पढ़ाया है मैंने 26 जैन 1930, वो मैंने आपको पढ़ाया है, इसीलिए वो डेट रखा था यहाँ पे। अब मैं आपको ये क्यों बोला, क्योंकि लिंक करवाना मैं आपको सिखाता हूँ, ताकि चीजें भूलोगे नहीं आप, चीजें याद रहेंगे आप लोगों को। 29 ऑफ मार्च 19, थोड़ा सेशन एक्सटेंड, मेरा थोड़ा इलाबरेट सेशन रहेगा, लेकिन आपको मैं लिंक करवाता हूँ चीजों को। 29 मार्च 1931 कौन सा सेशन हुआ? कराची सेशन। कराची सेशन, कराची में एक सेशन हुआ जिसको प्रिजाइड ओवर कर रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल। आईएनसी के सेशन थे ये। तो इसको प्रिजाइड ओवर, या कराची सेशन जब हुआ वो अंडर सरदार एसवी पाटिल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके, यानी कि वहां प्रिजाइड ओवर कर रहे थे उसको। इसने इस सेशन में क्या हुआ, इसमें रेजोल्यूशन एक पास हुआ ऑन फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज पास्ड। रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस सेशन में पास हुआ। कब हुआ? 29 मार्च 1931 में। 31. देखो, लेकिन हमें पता है अब तक 1931 1940 में यार इनका डिमांड पास हुई, 1940 में ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया, वो हम कॉन्स्टिट्यूशन देंगे इनके। यानी कि हमारा कहने का ये मतलब है कि उसके बाद आया सप्रू कमेटी, इसने भी डिमांड की फॉर फंडामेंटल राइट्स फॉर इंडिया। सप्रू कमेटी ने भी बोला कि इंडिया के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। उसके बाद अनी बेसन थी, उसने भी डिमांड किया था, उसने बोला जैसे आयरलैंड को फंडामेंटल राइट्स है, वैसे इंडिया को भी कुछ फंडामेंटल राइट्स दीजिएगा। लेकिन क्या कभी फंडामेंटल राइट्स मिले इंडिया को? फंडामेंटल राइट्स मिले ब्रिटिशर्स के द्वारा कभी इंडिया को? नो। यहाँ पे बड़ा क्रॉस मारा, नेवर। इंडिया को कभी राइट्स नहीं मिले अंडर ब्रिटिश। कब मिले? फंडामेंटल राइट्स वेर गिवन टू इंडियंस ओनली आफ्टर द इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ तब इसने अपने लोगों को 7 फंडामेंटल राइट्स दिए। उसके बाद एक रिपील हुआ, डिलीट हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। आज 6 फंडामेंटल राइट्स है। यानी यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है फंडामेंटल राइट्स सिर्फ तब आए जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ। ओके, तब तक ब्रिटिशर्स ने इनको कभी कोई राइट फंडामेंटल नहीं दिया था। अब मैंने जो कमिटीज दिखाई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, फंडामेंटल राइट्स को कौन कौन प्रिजाइड ओवर कर रहा था? शाबाश, अब प्लीज इस पे देखना नहीं। कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, इसको हेड कौन कर रहा था? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड। चलो At ठीक, Karachi session. ओके। चलो, फंडामेंटल राइट्स को पता है आपको कहां से लाया? अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, जो कल कराया। अब देखो आपको चीजें सब सारी खुद समझ आ जाएंगी। क्लास में रेगुलर रहना है, समझ जाओगे सब। क्लास मिस करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, फिर आगे नहीं करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक से आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आर्टिकल मिस हुए तो समझ नहीं आएंगे, ये तो भी समझ आ सकते हैं इंसान को। देखो, पार्ट थर्ड आर सो इंपॉर्टेंट। जब पार्ट थर्ड इंक्लूड हुए ना, तब क्या हुआ? देखिए, इनका इंक्लूजन इतना मस्त था, इतना जरूरी था। मैंने आपको बोला पहले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसके बाद इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जब 395 आर्टिकल एनफोर्स हुआ तब दोनों एक्ट्स रिपील हुए। लेकिन बोल रहे हैं कुछ कि जो फंडामेंटल राइट्स या पार्ट थर्ड जो है, इसका इंक्लूजन इतना जरूरी हुआ, इट इज कंसिडर्ड ओनली डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ये समझा जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इसके बीच में मेन डिफरेंस है वो फंडामेंटल राइट्स है। यानी फंडामेंटल राइट्स ही है जो रियलिटी में इंडिया को इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। आई बात समझ में आपको? Yes, sir. इसीलिए देयर इज डिफरेंस, ओनली डिफरेंस फंडामेंटल राइट्स, इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टू द प्रेजेंट इन द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कल भी मैंने बोला मेन सोर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था, ऑल्दो इट इज ए बोरोड डॉक्यूमेंट, बट मेन सोर्स इज 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ जाओगे ये टर्म्स, आपको पता, आई होप आपको समझ आए होंगे। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडिया, कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडिया, ये सब टर्म्स इसलिए डिफाइन है ताकि इनको इंपॉर्टेंस जाने, हम फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस जानेंगे। कल को आएगा एमसीक्यूज, कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडिया, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, पार्ट फिफ्थ, पार्ट क्या दोगे? वेरी गुड, Part पार्ट third. पार्ट थर्ड। थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन द पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35. 35. 35। आप लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो? जी सर। ओके, कोई जरूरत नहीं है पीडीएफ वगैरह बुक कंसल्ट करने की, बस यही सफिशिएंट है।
चलिए फिर सर क्या कोई सर कोई बुक और कंसल्ट नहीं करनी है क्या? यार, तो आप ये पढ़ के जाओ, बुक उठाओ कोई सी भी, अगर वहां से ये मटेरियल नहीं मिलेगा फिर मुझे बोलना, ठीक है ना? एक से नहीं मिलेगा, 2-3 कंसल्ट करो, फिर देखो कहीं पे भी आपको इसके मतलब सारे पेपर्स उठाओ, इस पे जो भी क्वेश्चन आए, अगर आपने नहीं किया फिर मुझे बोलना अगले सेशन में। देखो नहीं सर, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सर इतना कि इज इट एनफ? ये बहुत सफाइस करेगी आप लोगों को, बहुत। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मम्मा कर सकते हो। भैया ने मुझे आँख देखो, में लगा प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। देखिए, आर ये फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पोर्टेंट, यहाँ पे लिखना पार्ट थर्ड, या फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पोर्टेंट, या सो फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होता है यार? इम्पोर्टेंट, इतने फंडामेंटल है, क्यों है? इनकी गारंटी कौन कर रहा है? इनको गारंटर कौन है? शाबाश, वेरी गुड। कौन कर रहा है इनको गारंटी? मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, अपने दिमाग से बोलो। Constitution. आपको ये बात समझ आई है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इन्फोर्समेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसी चीज लाई जो सिटीजन को एक अपनी लिबर्टी मिली, जिससे सिटीजन क्लेम कर सकते हैं अपने राइट्स को। ये कॉन्स्टिट्यूशन इनको गारंटी करता है, यानी स्टेट को बोलता है कि भाई आप मेरे सिटीजन को कुछ ऐसे राइट्स है जो आप छीन नहीं सकते हो, जिनको आप इनक्रोच नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स गारंटी कहाँ से आई? बहुत बार एमसीक्यूज देखा है मैंने। इट्स सर वीडियो इज ऑन योर। देखो, फंडामेंटल राइट्स कहाँ पूछा था मैं? इनको गारंटी कौन कर रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बार एमसीक्यूज में आया था। फंडामेंटल राइट्स का गारंटर कौन है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ द फॉलोइंग इज गारंटर ऑफ द इंडियन, ये फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा। और इनको प्रोटेक्टर भी रखा है यार। फंडामेंटल इसीलिए नहीं बन जाता है, जब गारंटी और प्रोटेक्शन दोनों साथ हो तो फंडामेंटल क्यों नहीं कहलाएंगे? इनको प्रोटेक्टर कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। कैसे कर रहा है? आर्टिकल 13 में इन डिटेल में पढ़ेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जिसको बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू जब बोलते हैं। पहले लेक्चर में मैंने बोला, जब गवर्नमेंट कोई लॉ बनाएगी, अगर वो या स्पेशली अगर फंडामेंटल राइट को वो मतलब एनक्रोच कर रही है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी है। इट विल डिसाइड, इट विल कॉल दिस नल एंड वाइड। ओके, इस एक्ट को नल एंड वाइड करार दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, इतने पावर से। ये पावर्स कहाँ से डिराइव किया? कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडिया। सीधा दीज आर सो फंडामेंटल, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर सो फंडामेंटल? क्यों है? बिकॉज देयर गारंटर इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टर इज सुप्रीम कोर्ट। सो फंडामेंटल नहीं तो और क्या रहेंगे वहां पे? ओके, चलो। उसके बाद है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूँ। पार्ट फोर्थ मतलब आगे पढ़ेंगे हम। पार्ट फोर, डीपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। Directive Principles of State Policy. ओके ओके ओके। डीपी, डायरेक्टिव Principles of State Policy. ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4। इन दोनों को मिला के, यानी पार्ट थर्ड प्लस पार्ट फोर्थ, इन दोनों को मिला के बोला जाता है कॉन्सेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्सेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर एमसीक्यूज आएगा, इंडियन कॉन्सेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, पार्ट फिफ्थ, बोथ पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ। आप वहां पे जाना, पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ। सिर्फ अकेले पार्ट थर्ड नहीं है, बल्कि इसके साथ जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल मिला है, इसको बोला गया कॉन्सेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब लास्ट पे एक पॉइंट देखिए, उसके बाद कल हम इंशाल्लाह डिटेल में जाएंगे आर्टिकल। पहले हम नेचर वेचर का जानेंगे, अगर उसके बाद टाइम आए तो आर्टिकल्स का डिस्कस कर लेंगे। और कल से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, आर्टिकल 12, 13, 14, जाके जहां तक जो जो इंपॉर्टेंट है सारे करवाऊंगा मैं। ये क्या है? पार्ट थर्ड या फंडामेंटल राइट्स। ये एक रिमाइंडर है। किसको रिमाइंडर है? शाबाश, किसको रिमाइंडर हो सकता है ये? वेरी गुड, गवर्नमेंट को। क्या रिमाइंड कराता है ये? भाई आप कुछ, इनकी भी रिस्पेक्ट है, सिटीजन की भी कुछ अपनी लिबर्टीज है, जिनको आप छीन नहीं सकते हो। यानी कि जो जिसको किसने दिया है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सुप्रीम है। कल हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक फीचर पढ़ा, सुपरमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये एक सुपरमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद सर्टेन लिबर्टीज एश्योर्ड टू सिटीजन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि रिमाइंडर है गवर्नमेंट को फंडामेंटल राइट्स। जब भी गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है, अगर राइट टू इक्वलिटी को इनक्रोच करेगी, हटाना चाहती है, लेकिन ये रिमाइंडर रहता है, भाई हम फंडामेंटल राइट से हमें एश्योर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और हमारा प्रोटेक्टर सुप्रीम कोर्ट है, आप इसको ऐसे एनक्रोच नहीं कर सकते हो। ओके, ऑल सब ठीक है? ऑल राइट, यस सर, ठीक है। Yes, sir. ओके। लेकिन सर एक बात है ना सर, हाँ बोलिए। अभी हम अगर हम देखेंगे तो फ्यू डेज आर लेफ्ट। फ्यू तो डेज सर, आर लेफ्ट। हाँ यस सर। मैं तो भी वही सोच रहा हूँ, बिल्कुल। हाँ, यस, तो सर बात ऐसी है कि आप अगर आप टाइम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो
मतलब एक आवर की जगह 2 आवर्स देखो अगर बिल्कुल बिल्कुल, देखो बात आपकी ठीक है, मैं टाइम इंक्रीज कर लूंगा, लेकिन वजह एक है उस पे। बात ये है कि आपको फिर समझ नहीं आ जाएगा, आप लिंक करना नहीं जानोगे। आई बात आदिल आपको साहब समझ? हाँ